नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो along with its PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. पहला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने किस कंपनी के सहयोग से इंडिया की उड़ान पहल शुरू की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गूगल। इसे संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में गूगल आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अपने समृद्ध अभिलेखागार और कलात्मक चित्रों के माध्यम से नागरिकों को भारत की समृद्ध संस्कृति एवं विरासत के बारे में परिचित करवाना है। यह परियोजना पिछले 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना थीम पर आधारित है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, इंडिया की उड़ान गूगल द्वारा। 2 मिनट का ये वीडियो है जिसमें भारत की उपलब्धियों को दिखाया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा बुनकरों के कल्याण के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। यह योजना सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के सहयोग से लागू की जाएगी। इस योजना से लगभग 80,000 बुनकरों के परिवारों को लाभ होगा। पात्र लाभार्थी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर सरकार बुनकर के परिवारों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करेगी। सरकार हथकरघा और बिजली करघा बुनकर परिवारों को आर्थिक आश्वासन देगी। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इस पहल के अंतर्गत फोकस क्षेत्र कौन कौन से हैं? पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा का प्रावधान, परामर्श, जागरूकता, शिक्षा, सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम, आर्थिक संबंध और कौशल विकास। मंत्रालय ने अमृत महोत्सव के तहत भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों को चिन्हित किया है और ये स्माइल 75 पहल शुरू की गई है। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इस पहल के एक भाग के रूप में चिन्हित नगर निगम भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सहयोग से कई व्यापक कल्याणकारी उपायों को शामिल करेंगे। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दपल रनगम दस्तों अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह द्वारा प्रदान किया गया यह 6ठा अवार्ड था। तेंजिन ग्वात्सो वर्तमान में 14वें दलाई लामा है, जिन्हें तिब्बती लोगों के लिए ग्वालवा रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है। यह सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता और तिब्बत के पूर्व प्रमुख हैं। इन्हें एक जीवित बोधिसत्व माना जाता है। इन्हें 2008 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुख्य संरक्षक से भी सम्मानित किया गया था। 1989 में इन्हें नोबल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। टाइम पत्रिका में इन्हें महात्मा गांधी के बच्चों में से एक के रूप में नामित किया गया था। जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको MPN एकेडमी करंट अफेयर्स PDFs की आवश्यकता क्यों है। MPN एकेडमी PDFs ही क्यों? दोस्तों, हमने करके दिखाया है। पिछले 3 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं और उसमें MPN एकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। 66वीं BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2020 में 27 दिसंबर को, जिसमें से 41 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स सेक्शन से। 36 प्रश्न टैली हुआ है MPN एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस कितना रहा? 87.80%। 2021 में BPSC द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो हमने सेकेंड बेस्ट एग्जाम को लिया है बिहार SI प्रीलिम्स एग्जाम 2021। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 36 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 31 टैली हुआ है MPN एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस रहा 86.11%। यह एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था। 2022 में 2 परीक्षा हुई है। एक परीक्षा तो रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है पेपर लीक के कारण से। 67वीं BPSC PT परीक्षा 2022 8 मई को यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 प्रश्न
करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछे गए थे। 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.77%। अभी रिसेंटली बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई है 15 मई को, जिसमें 35 करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 4 परीक्षा में 85% से ज़्यादा प्रश्न एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से टैली हुआ है। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स क्वेश्चन और एमपीएन एकेडमी में कहाँ से टैली हुआ है पूरे प्रमाण के साथ वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपीएन एकेडमी और इस प्रकार से ये लोगो दिखेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम देने वाले हैं या 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर सेक्शन में रिसेंट ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैटर्न का पता चलेगा, साथ ही साथ एमपीएन एकेडमी पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल आपको करना है ये भी पता चलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन पीडीएफ कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए, 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, इसमें आपको 50 पीडीएफ मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 पीडीएफ मिलती है, तो 12 महीने का 48 पीडीएफ हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में। ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें एमसीक्यूज भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने के 12 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप 1 साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्जाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक। तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें, तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा, एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर, वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। भारत सरकार ने कब तक देश से काला आजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2023 तक। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं, के अनुसार 633 काला आजार स्थानिक ब्लॉकों में से 625 ब्लॉकों ने 2021 में काला आजार सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। WHO का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक, जबकि भारत 2023 तक ही इसे समाप्त करना चाहता है। यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, जिससे भारत सहित 100 से अधिक देश प्रभावित हैं। 90 से अधिक बालू मक्खी, सैंड फ्लाई, ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रजातियां लिस्मेनिया परजीवी को प्रसारित करने के लिए जानी जाती है। तो जो वाहक है वो है सैंड फ्लाई, और जिससे होता है वो पैरासाइट है, उसका नाम है लिस्मेनिया, इसीलिए इस रोग का नाम है लिस्मेनियासिस। काला आजार के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एकमात्र दवा है, उसका नाम है मिल्टेफोसिन। और ये देखिए लक्षण क्या क्या है काला आजार के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए अगले 25 वर्षों तक कितने प्राण यानी प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5। प्रधानमंत्री ने
76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 5 प्रतिज्ञाओं के बारे में बात की। तो सभी को देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला प्राण लक्ष्य है विकसित भारत के बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ना। दूसरा प्राण लक्ष्य है दास्तां के सभी निशान मिटाना। भले ही हम अपने अंदर या अपने आसपास दास्तां की छोटी छोटी चीजें देखें, हमें उससे छुटकारा पाना होगा, यानी गुलामी का जो भी सिंबल है उसे समाप्त करना है। और आपने हाल ही में देखा होगा इंडिया गेट के आसपास का परिदृश्य बदल दिया गया है। तीसरा प्राण लक्ष्य है हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण लक्ष्य है एकता और एकजुटता। एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे सपनों के लिए एकता ही ताकत है। और पांचवा प्राण लक्ष्य है नागरिकों का कर्तव्य। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली और लखनऊ में इस वर्ष के आरंभ में 3 चरणों में आयोजित किए गए खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 की सफलता के बाद अंडर 16 लड़कियों के लिए इसी प्रकार की एक और लीग 16 अगस्त को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में शुरू हुआ। पहला चरण 16 से 23 अगस्त तक आयोजित किया गया, जिसमें देश भर की कुल 16 टीमों ने भाग लिया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने प्रतियोगिता के 3 चरणों के लिए राशि भी आवंटित कर दी है। पहला चरण और दूसरा चरण राउंड रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा। तीसरे चरण में अलग अलग वर्गों में मैच आयोजित किए जाएंगे। महर्षि अरविंद घोष की किस जयंती का आयोजन हाल ही में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 150वीं जयंती। इनकी 150वीं जयंती और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा 12 से 15 अगस्त तक देश भर के 75 कारागारों में अरबिंदो के जीवन और दर्शन पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त के ही दिन 1872 ईस्वी में हुआ था कोलकाता में। वर्ष 1902 से लेकर 1910 तक इन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने हेतु संघर्ष में भाग लिया। इनकी राजनीतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इन्हें साल का भी नाम याद रखिए 1908, और कांड का भी नाम याद रखिए, अलीपुर बम कांड में कैद कर लिया गया था। पांडिचेरी में इन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की, जिसने वर्ष 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम के रूप में आकार लिया। 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में ही इनका निधन हो गया। एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 14वें। एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो गया। तो 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 71 वर्षीय श्री धनखड़ को राष्ट्रपति भवन में 11 अगस्त को हिंदी में शपथ दिलाई। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान में हुआ था। ये 1989 से 91 के झुंझुनू से जनता दल की ओर से लोकसभा सांसद रहे। इसके अलावा 1993 से 1998 तक इन्होंने राजस्थान विधानसभा में विधायक के रूप में किशनगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। किस राज्य के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। 30 जुलाई 2019 से लेकर 18 जुलाई 2022 तक इन्होंने 1990-91 में पीएम चंद्रशेखर की अल्पमत सरकार के तहत संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया था। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन 2008 में राजस्थान में कांग्रेस के चेहरे के रूप में अशोक गहलोत के उदय के कारण जल्द ही भाजपा में शामिल हो गए। ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। आर्टिकल याद रखिएगा अनुच्छेद 66, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य न हो। जबकि संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य न हो। तो ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 66 है वो है उपराष्ट्रपति से संबंधित, जबकि अनुच्छेद 58 वो है राष्ट्रपति के उम्मीदवारी से संबंधित।
कितने ग्रैंड स्लैम सिंगल टूर्नामेंट जीतने वाली टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 23। इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते, जो ओपन एरा में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक और अब तक का दूसरा सबसे अधिक खिताब है। ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट क्रोट ने 24 ग्रैंड स्लैम जीता है और वो नंबर 1 पर है। सेरेना ने 9 अगस्त को घोषणा की कि वह यूएस ओपन 2022 पूरा करने के बाद सक्रिय टेनिस से संन्यास ले लेंगी। टेनिस की रानी कहा जाता है इन्हें, सेरेना को। इन्होंने 22 साल के करियर के दौरान 73 करियर एकल खिताब और 23 करियर युगल खिताब जीते और महिला टेनिस संघ द्वारा 319 सप्ताह के लिए एकल विश्व नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया। यह अपने टेनिस करियर के दौरान $94 मिलियन से अधिक की कुल जीत के साथ दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट भी है। सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता था वो जीता था 1999 में यूएस ओपन, और सबसे अंतिम जो टूर्नामेंट जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 में। तो ये पूरी लिस्ट है ग्रैंड स्लैम सिंगल टूर्नामेंट के जीत की। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उदय उमेश ललित। सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति यूयू ललित के 74 दिनों का कार्यकाल तब शुरू हो गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 अगस्त को इन्हें शपथ दिलाई। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए। 9 नवंबर 1957 को महाराष्ट्र के सोलापुर में जन्मे न्यायाधीश यूयू ललित को जून 1983 में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किया गया था। जनवरी 1986 में सर्वोच्च न्यायालय आने से पहले इन्होंने दिसंबर 1985 तक बंबई उच्च न्यायालय में वकालत की थी। इन्हें 13 अगस्त 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका खंड 1 कहता है भारत के एक मुख्य न्यायाधीश का गठन करने वाला भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और जब तक कि संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या में 7 अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं करती है। और इसका खंड 2 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा। तो अनुच्छेद संख्या 124 का जो खंड 2 है उसी में ये निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। अपनी तेज तर्रार इंग्लिश के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। फ्रांसीसी राजदूत इमैनुएल लेनिन ने कांग्रेस सांसद थरूर को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि फ्रांस सरकार इन्हें उनके लेखन और भाषणों के लिए सम्मानित करना चाहती है। नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस के सर्वोच्च अवार्ड की शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट ने वर्ष 1802 में की थी। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले मिलिट्री ऑफिसर और आम नागरिकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार को पहले रॉयल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से जाना जाता था। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुस्टावो फ्रांसिस्को पेट्रो उरेगो, जिसको शॉर्ट में गुस्टावो पेट्रो भी कहते हैं। पूर्व विद्रोही और वामपंथी नेता गुस्टावो पेट्रो ने रोनाल्डो हर्नांडेज के खिलाफ केवल 3% के अंतर से राष्ट्रपति सीट अपने नाम की। विपक्षी उम्मीदवार को मिला था 47.35, जबकि इन्हें मिला है 50.42% वोट। इन्होंने इवान ड्यूक मार्केज की जगह ली। पहली बार किसी वामपंथी नेता के सत्ता में आने से हर ओर हलचल मच गई है। राष्ट्रपति पेट्रो का पूरा नाम यही है, गुस्टावो फ्रांसिस्को पेट्रो उरेगो। 19 अप्रैल 1960 में जन्मे पेट्रो के पास आधिकारिक तौर पर इटली देश की भी नागरिकता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एन कलाईसेल्वी। CSIR भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है और इसे देश भर में 38 राज्य संचालित अनुसंधान संस्थानों के संघ के रूप में चलाया जाता है। डॉक्टर कलाईसेल्वी एन शेखर
मंडे की जगह लेंगी, जो अप्रैल में सेवानिवृत्त हुए थे। वह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री राजेश गोखले से CSIR का कार्यभार लेंगी, जिन्हें अप्रैल में CSIR का विशेष अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इससे पहले यह तमिलनाडु के कराईकुडी में CSIR केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान की पहली महिला निदेशक भी रह चुकी हैं। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित एक छोटे से शहर नगर अम्बासमुद्रम की रहने वाली कलाई सेल्वी को लिथियम आयन बैटरी पर इनके काम के लिए जाना जाता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किन दो शहरों के बीच चलने वाली आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से अहमदाबाद। 7 अगस्त को उद्घाटन हुआ। राकेश झुनझुनवाला समर्थित आकाशा एयर की योजना कम लागत वाली सिंगल फ्लीट सीटों और किफायती दर वाली एयरलाइंस बनाने की है। आकाशा एयर अपने 5 वर्षों में अपनी गतिविधियों को 72 विमानों तक विस्तारित करने की योजना बना रही है। तो देखिए 7 अगस्त को इनकी आकाशा एयरलाइन की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया और एक सप्ताह बाद यानी 14 अगस्त को ये खुद ही अपने अंतिम सफर पर चले गए। इनका 14 अगस्त को 62 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। इन्हें भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता था, क्योंकि ये एक जबरदस्त इन्वेस्टर थे। इन्वेस्टर होने के अलावा झुनझुनवाला एप्टेक लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन थे और मौत के समय इनकी कुल संपत्ति 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा थी। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, व्लोदिमीर जेलेंस्की। यही है। विंस्टन चर्चिल और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की की तुलना के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 26 जुलाई को लंदन कार्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान इन्हें वर्चुअल मोड में यह पुरस्कार प्रदान किया। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खिलाफ खड़े होने और वापस लड़ने के लिए व्लोदिमीर जेलेंस्की को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति 1940 में चर्चिल ने भी झेली थी। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1940 से 1945 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 75। भारत ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में कुल 75 अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों यानी रामसर स्थल को बनाने के लिए रामसर साइटों की सूची में 11 और आर्द्र भूमि जोड़ दी है और अब भारत एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला देश बन गया है। इसी वर्ष 2022 के दौरान ही कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिकतम तमिलनाडु में है 14, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है 10। एक एक करके सभी को हम देखते हैं। सबसे पहला है ठाणे क्रीक, महाराष्ट्र में इसे ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है। तस्वीर देखिए, ठाणे क्रीक दोनों किनारों पर मैंग्रोव से घिरा हुआ है, ये जो वन दिख रहा है आपको, और इसमें कुल भारतीय मैंग्रोव प्रजातियों का लगभग 20% शामिल है। यह क्षेत्र पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे के आर्द्र भूमि परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र यानी IBA के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किस राज्य में स्थित तंपारा झील को रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। यह गंजम जिले में स्थित ओडिशा की सबसे प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है। जमीन पर अवसाद यानी डिप्रेशन धीरे धीरे जल ग्रहण प्रवाह से वर्षा के पानी से भर गया और इसे अंग्रेजों द्वारा टैंप कहा गया और बाद में स्थानीय लोगों द्वारा इसे तंपारा कहा गया। आर्द्र भूमि पक्षियों की कम से कम 60 प्रजातियों, मछलियों की 46 प्रजातियों, फाइटोप्लैंक्टन की कम से कम 48 प्रजातियों और स्थलीय पौधों और मैक्रोफाइट की 7 से अधिक प्रजातियों का समर्थन करती है यह झील। यशवंत सागर, जिसे हाल ही में एक रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। इंदौर क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण पक्षी IBA में से एक है और साथ ही मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से एक है। इसे मध्य भारत में सुभेज्य साइरस क्रैन का प्रमुख आवास क्षेत्र माना जाता है। अपने विशाल उथले यानी दलदली घास के क्षेत्र के कारण आर्द्र भूमि को बड़ी संख्या में शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए
स्वर्ग माना जाता है। किस नदी पर बने हीराकुंड जलाशय को रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महानदी। ओडिशा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध यानी गुरुत्वीय बांध है। इसका संचालन 1957 ईस्वी में शुरू हुआ था। जलाशय से ज्ञात 54 मछलियों की प्रजाति में से एक को लुप्तप्राय, 6 निकट संकटग्रस्त और 21 मछलियों की प्रजाति को आर्थिक महत्व की प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह भारत के पूर्वी तट के पारिस्थितिकी और सामाजिक आर्थिक केंद्र महानदी डेल्टा में बाढ़ को नियंत्रित करके महत्वपूर्ण जल विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। जलाशय लगभग 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन और 4,36,000 हेक्टेयर सांस्कृतिक कमान क्षेत्र की सिंचाई के लिए पानी का एक स्रोत है। चित्रा नोडी पक्षी अभ्यारण्य, जिसे रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। यह पक्षी अभ्यारण्य, जिसे स्थानीय रूप से चित्रागुंडी कनमोली के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह आर्द्रभूमि 1989 से एक संरक्षित क्षेत्र है और इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। यह शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए एक आदर्श आवास है। स्थल से 30 परिवारों के लगभग 50 पक्षियों के उपस्थित होने की जानकारी मिली है। इनमें से 47 जल पक्षी और 3 स्थलीय पक्षी है। रामसर स्थल के रूप में शामिल हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व किस नदी बेसिन के भीतर आता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झेलम। जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित यह वेटलैंड स्थानीय समुदायों के लिए बाढ़ अवशोषण बेसिन, जैव विविधता संरक्षण स्थल, पर्यावरण पर्यटन स्थल और आजीविका सुरक्षा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अत्यधिक गाद के कारण इस वेटलैंड ने अपनी आर्द्र भूमि विशेषताओं को काफी हद तक खो दिया है और कई जगहों पर इसकी रूपरेखा को एक भूभाग में बदल दिया है। यह वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की अधिकता प्रदान करती है। इनमें मछली और फाइबर, जल आपूर्ति, जल शोधन, जलवायु विनियमन, बाढ़ विनियमन और मनोरंजक अवसर शामिल है। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि परिसर, जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। यह सुचिंद्रम थेरूर मनाकुडी कंजर्वेशन रिजर्व का हिस्सा है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है और यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। इसे पक्षियों के घोंसले के लिए बनाया गया था। थेरूर पर निर्भर कुल जनसंख्या लगभग 10,500 है और इस जनसंख्या की 75% आजीविका कृषि पर टिकी है, जो बदले में थेरूर जलाशय से निकलने वाले पानी पर निर्भर है। यह एक मानव निर्मित अंतर्देशीय जलाशय है और 12 मासी है, यानी 12 साल यहाँ पर पानी मिलेगा आपको। 9वीं शताब्दी के तांबे की प्लेट के शिलालेखों में भी इसका उल्लेख है। इस क्षेत्र में पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां दर्ज की गई है, जिनमें से 53 प्रवासी, 12 स्थानिक और 4 विलुप्ति होने की कगार पर है। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे हाल ही में एक रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। यह श्रीनगर जिले में स्थित है। आर्द्र भूमि के बड़े क्षेत्र सितंबर और मार्च के बीच सूख जाते हैं। यह कम से कम 21 प्रजातियों के 4 लाख से अधिक स्थानिक और प्रवासी पक्षियों के आश्रय के रूप में कार्य करता है। यह एक प्रमुख प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र प्रणाली के रूप में भी कार्य करती है। रामसर स्थल के रूप में चयनित कांजीरनकुलम पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। यह मुदुकुलथुर रामानुथपुरम जिले के पास कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य 1989 में घोषित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह कई प्रवासी बगुले प्रजातियों के लिए घोंसले बनाने के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ बगुले बबूल के पेड़ों पर निवास करते हैं। प्रवासी जल पक्षियों की प्रजनन आबादी अक्टूबर और फरवरी के बीच यहाँ आती है। यह आर्द्रभूमि IUCN रेड लिस्ट विलुप्ति होने के कगार पर एवियन प्रजातियों जैसे स्टर्ना ऑरेंटिया का पालन करती है। किस नदी पर बनाई गई गोखुर झील अंशुपा झील को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महानदी। यह कटक जिले के बांकी उपमंडल में स्थित उड़ीसा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह आर्द्रभूमि 231 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है।
आर्द्रभूमि पक्षियों की कम से कम 194 प्रजातियों, मछलियों की 61 प्रजातियों और स्तनधारियों की 26 प्रजातियों के अलावा मैक्रोफाइट्स की 244 प्रजातियों का घर है। यह 3 संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों और 3 संकटग्रस्त मछली प्रजातियों को एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। रामसर स्थल के रूप में चयनित वुडूर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, तमिलनाडु। यह एक बड़ा मानव निर्मित सिंचाई जलाशय और प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय है, क्योंकि यह भोजन, आश्रय और प्रजनन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। सर्वेक्षण किए गए अधिकांश जलाशयों में भारतीय जलाशय बगुला आद्रेओला ग्रेई पाया गया है। लगभग 113 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य में सर्दियों के जल पक्षी की बड़ी उपस्थिति जलाशयों में दर्ज की गई है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।